वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम मार्जिनल स्टेबिलिटी पर बात करने वाले हैं। मार्जिनल स्टेबिलिटी एक सिस्टम की किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है कि वो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है या नहीं है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक कंट्रोल सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको पहले बेसिक्स बता देती हूँ कि मार्जिनल स्टेबिलिटी पहले तो होती क्या है। वैसे मेरा एक अलग से मैंने वीडियो बना दिया है स्टेबिलिटी पर, स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है और मार्जिनल स्टेबल कब होता है। वो पूरा थ्योरी लेक्चर मैंने ये बना दिया है, तो वो आप देख सकते हैं डिटेल में। अगर आपको जानना है कि क्या होता है इन तीनों स्टेबिलिटीज़ में, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और मार्जिनल स्टेबिलिटी, तीनों कंडीशंस क्या होती हैं, वो आप अच्छी तरीके से उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नहीं तो यहाँ पर मैं आपको मार्जिनल स्टेबिलिटी की एक दो लाइंस बता देती हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो देखिए, जब भी हम एक सिस्टम में इनपुट को अप्लाई करते हैं तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ आउटपुट तो हमारे पास आता ही आता है। तो वो आउटपुट अगर लिमिटेड है, जैसे कि मान लो कि हमने इनपुट में थोड़ा सा वेरिएशंस लाया, वेरिएशंस आए थोड़े से इनपुट में, तो उस वेरिएशंस के कारण जो हमारा आउटपुट है वो ऑसिलेट करने लगा, यानी कि कंपन होने लगी उसमें। ठीक है, तो जैसे कंपन का मतलब है वो उसका जो सिग्नल है आउटपुट का वो आगे पीछे ऑसिलेट यानी कि वाइब्रेट करने लगा है। ऑसिलेशन का मतलब मेन बोले तो वाइब्रेशन। ठीक है, तो वो वाइब्रेट करने लगा है। तो अगर वो आउटपुट कॉन्स्टेंटली ऑसिलेट करता है, टाइम के साथ में कॉन्स्टेंट ऑसिलेशंस आते हैं उसमें, ना ज़्यादा ना कम, बराबर आते रहते हैं, तब वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल कहलाता है। जबकि बहुत ज़्यादा अगर आ जाएंगे ऑसिलेशंस थोड़े से इनपुट को चेंज करने पर, तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। और बहुत ही कम आते हैं अगर इनपुट को चेंज करने पर, आउटपुट में ऑसिलेशन बहुत ही कम आते हैं और टाइम के साथ वो डिसअपियर भी हो जाते हैं, तो वो सिस्टम स्टेबल कहलाता है। बात यहाँ पर हमारी मार्जिनल स्टेबिलिटी की है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि मार्जिनल स्टेबल कब होता है, जब ऑसिलेशंस तो आएँ और वो कंटिन्यू भी रहें, लेकिन वो ज़्यादा बढ़े नहीं या ज़्यादा घटे नहीं, एक कांस्टेंट वाइब्रेशन ही रहे उनका, कांस्टेंट ऑसिलेट वो करता रहे सिग्नल। तो वो चीज़ होती है मार्जिनल स्टेबिलिटी। अब एक सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन GSHS को हम सॉल्व करके कैसे चेक करेंगे कि वो मार्जिनल स्टेबल है या सिस्टम, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 वही बता रही हूँ जो नाइक्विस्ट, जो स्टेबिलिटी में मैंने अभी करवाया था, लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें करवाया था। तो अगर वहीं से कोई कंटिन्यू इस वीडियो में आया है तो वो फर्स्ट और सेकंड स्टेप को स्किप कर सकता है, लेकिन यहाँ मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप वापस से बताऊँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, और वो नहीं देखने वाले जो वीडियो, उनके लिए यहाँ पर मैं फिर से स्टेप 1 और स्टेप 2 बता दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 वही, एच की जगह हमें जे ओमेगा पुटअप करना होता है GS.HS में। तो पुटअप कर देते हैं एक बार। तो यहाँ मैंने ये पुटअप कर दिया एस की जगह जे ओमेगा GSHS में। जहाँ जहाँ एस था वहाँ एस की जगह मैंने जे ओमेगा को रखा है सिंपली, और कुछ भी नहीं किया। चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना होता था, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इस स्टेप 1 में जो GJ_H ओमेगा आया है, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड नहीं पता आपको तो फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। जिनको नहीं पता वो सीख लीजिए, और जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल है A प्लस आयोटा भी, तो आयोटा या फिर जे एक ही बात है, इमेजनरी साइड होता है, इमेजनरी नंबर होता है। ठीक है, तो जिसके साथ ये जे नहीं है वो तो रियल पार्ट कहलाता है इस कॉम्प्लेक्स सिग्नल का, और जिसके साथ जे है यानी कि ये, वो इमेजनरी पार्ट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है। तो यहीं पर हमें GJ_H ओमेगा यानी कि ये, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम अब मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो ये मैंने टाइम वेस्ट किया इसलिए मैंने ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। आपको मैं बता देती हूँ फिर से एक बार ये कैसे निकाला है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो न्यूमरेटर का अलग से मैग्नीट्यूड होगा और डिनोमिनेटर का अलग से मैग्नीट्यूड होगा। तो न्यूमरेटर हमारे पास सिर्फ 1 है, तो 1 यानी कि सिर्फ रियल पार्ट है इसका न्यूमरेटर का, तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट है नहीं तो उसको मैंने 0 मान लिया, तो ये इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर हो गया यानी कि 0 का स्क्वायर हो गया।
इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे 3 चीज़ है, एक ये और एक ये। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं डिनोमिनेटर के, तो तीनों के अलग अलग हम मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करेंगे। ये वाला है तो इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, इसलिए 0 का स्क्वायर कर दिया मैंने। 0 रियल पार्ट है, इसलिए रियल पार्ट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है, j के साथ ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर। सिमिलरली इसके साथ रियल पार्ट क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस इमेजनरी पार्ट 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर। इसी में भी इसी तरह होगा, रियल पार्ट यानी कि 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया, और इमेजनरी पार्ट ओमेगा है, तो ओमेगा का हमने स्क्वायर कर दिया। और फिर मैंने इसको जब सॉल्व करा तो सॉल्व करने पर मेरे पास फाइनल ये आ गया, तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, जी जे ओमेगा डॉट एच जे ओमेगा, यानी कि इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। कम्प्लीटली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इनको तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले मैंने ये लिख लिया, स्टेप 1 से हमारे पास ये आया था जी जे ओमेगा डॉट एच जे ओमेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इस जे ओमेगा को पहले इस फर्स्ट वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, इस जे ओमेगा को एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इस जे ओमेगा को मैंने 2 जे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट वैसा के वैसा यहाँ पर रखा हुआ है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि जब भी कोई इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, जब भी आपको जहाँ पर भी जे स्क्वायर दिखेगा वहाँ पर आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू -1 पुट अप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जे स्क्वायर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम अब जे स्क्वायर की जगह -1 पुट अप कर देते हैं। तो जे स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर -1 रखूँगी, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, -2 ओमेगा स्क्वायर। तो हम यही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, ये मैंने यही मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसको लिख दिया है। उसके बाद अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसकी सबसे पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -2 ओमेगा स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है दो ब्रैकेट्स का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ऊपर तो 1 ही आएगा, और अपॉन में जे ओमेगा को 1 से किया तो जे ओमेगा, फिर जे ओमेगा को इस जे ओमेगा से किया तो जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको इससे किया तो -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, फिर इसको इससे किया तो क्या आ गया, -2 जे ओमेगा क्यूब आ गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर मुझे जे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह मैं -1 पुट अप कर रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, जे स्क्वायर की जगह -1 पुट अप करके, तो जे का ओमेगा का यहाँ पर जे ओमेगा लिखा है, फिर यहाँ पर -1 पुट अप किया तो ये वाली टर्म माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गई, और ये सेम और ये भी सेम। इसके बाद मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ये लाइक टर्म से ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, और कितना बन जाएगा, -3 ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने बस इसको रीअरेंज कर लिया है, इन दोनों में से जे कॉमन था तो यहाँ पर जे कॉमन करके ये मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो सिग्नल है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। ठीक है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हमें उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैंसिल करना होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम नंबर होता है ये, बस इसमें क्या होता है, इमेजनरी पार्ट जो होता है, यानी कि जे के साथ वाला जो पार्ट होता है इमेजनरी पार्ट, उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज करके कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हो जाएगा, रियल पार्ट तो वही रहता है सेम, और इमेजनरी पार्ट का ये वाला साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -j और ओमेगा -2 ओमेगा क्यूब। ठीक है, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा डिनोमिनेटर का, जो कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट कैंसिल होकर हट जाएगा। यहाँ हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी सेम कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करा है मैंने यहाँ पर सिंपल और लिख दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 से तो यही आ गया, और अपॉन में ये मैंने क्यों लिखा है, आपको याद होगा एक फॉर्मूला a+b इंटू a-b, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो वही तो यहाँ पर बन रहा है, ये वाली चीज़ a है, सेम a यहाँ पर भी है, और j के साथ क्या, ये पूरी ही चीज़ b है पार्ट, और सेम चीज़ यहाँ पर भी b पार्ट यहाँ भी है।
बस साइन का ही तो डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, बस साइन का डिफरेंस है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ये फॉर्मूला, क्योंकि इसको इस वाले पूरे को और इस वाले पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये, तो वही मैंने लिख दिया है a यानी कि इसका स्क्वायर माइनस b यानी कि ये इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको मैंने सॉल्व किया है। -3 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 ओमेगा रेज़्ड टू पावर 4, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पूरे पार्ट का, इसका अलग से तो क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर हो जाएगा, जे का स्क्वायर हो जाएगा जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो -1 जब मैं यहाँ पर रखूँगी तो वो -1 इस माइनस से कैंसिल होके यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इस ब्रैकेट का पूरा तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर सेम लिखा हुआ ही है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है अपने को, ये जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर का रियल पार्ट अलग कर लेना है और इमेजनरी पार्ट अलग कर लेना है। मतलब ये जो फंक्शन आया है हमारे पास, इस पूरे को हमें तोड़ लेना है दो टुकड़ों में, रियल पार्ट में और इमेजनरी पार्ट में। तो रियल पार्ट तो ये वाला है न्यूमरेटर का, तो ये अपॉन डिनोमिनेटर पूरा, फिर इमेजनरी पार्ट ये वाला है जे के साथ वाला, तो इमेजनरी पार्ट अलग और उसके अपॉन में भी सेम डिनोमिनेटर पूरा। तो इतना काम हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके थे, और यही मैंने वापस से भी बता दिया है उन लोगों के लिए जिनको वो वीडियो नहीं देखनी है, सिर्फ मार्जिनल स्टेबिलिटी वो देखने आए हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा यहाँ तक प्रोसेस। अब आगे है कि किस तरीके से पता चलेगा कि अब ये मार्जिनल स्टेबल है या नहीं। अब देखो स्टेप 4 से मार्जिनल स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जी जे ओमेगा डॉट एच जे ओमेगा, ये जो हमारा ऑब्टेन हुआ था स्टेप नंबर 3 के लास्ट में, ये वाला, यानी कि ये क्या है, जी जे ओमेगा डॉट एच जे ओमेगा ही तो आया है ये पूरा। तो ये जो ऑब्टेन हुआ था स्टेप 3 में, ये कहाँ पर सिर्फ इमेजनरी है, ये चेक करना होता है मार्जिनल स्टेबिलिटी में। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो रियल पार्ट है, इस पूरे का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला है रियल पार्ट, ये तो इसका रियल पार्ट है, और ये जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो मार्जिनल स्टेबिलिटी के केस में हमें क्या करना होता है, इसके रियल पार्ट जो आता है उसके रियल पार्ट को क्या करना होता है, 0 के इक्वल पुटअप कर देना है। ठीक है, इस वाली चीज़ को, इस वाले पार्ट को, रियल पार्ट को 0 के इक्वल पुटअप कर देना है, और फिर ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये काम करना है। जबकि स्टेबल और अनस्टेबल, सिर्फ स्टेबल और अनस्टेबल है ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, इमेजनरी पार्ट को 0 पुटअप करके फिर ओमेगा की वैल्यू निकालते थे। लेकिन मार्जिनल स्टेबिलिटी के केस में हमें क्या करना है, रियल पार्ट को हमें इक्वल टू 0 पुटअप करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं कैसे, ये देखो, ये रियल पार्ट है -3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 9 ओमेगा 4 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, इसको मैंने 0 के इक्वल पुटअप कर दिया। ठीक है, तो इसका पूरा डिनोमिनेटर जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, दिस इक्वल टू 0। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो -3 को मैं इधर ले जाऊँ 0 के नीचे, तो वही हो जाएगा 0 अपॉन -3 क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, और ओमेगा निकालना है तो √0 हो जाएगा, और √0 क्या होता है, 0 ही तो होता है। ओमेगा की वैल्यू आ गई ना। तो ये करना था हमें इस स्टेप में कि रियल पार्ट जो है उसको 0 के इक्वल पुटअप करके ओमेगा की वैल्यू निकालनी थी, जो ये हमारे पास आई है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो ओमेगा की वैल्यू आई है, ओमेगा इक्वल टू 0 आई है, इसे हमें पुटअप करना है मैग्नीट्यूड में, जी जे ओमेगा डॉट एच जे ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड ऑब्टेन हुआ था हमारे स्टेप 2 में, उसमें हमें इस ओमेगा की वैल्यू को पुटअप कर देना है। तो ये स्टेप 2 से हमारा मैग्नीट्यूड आया था, इसमें ओमेगा की वैल्यू अब मैं 0 रख रही हूँ। तो 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दी अगर मैंने, तो ये पूरा चीज़ ही 0 हो जाएगी, है ना, ये क्या हो गई, पूरी चीज़ 0 हो गई। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू 0 रखने पर जो इसका मैग्नीट्यूड आया है जी जे ओमेगा डॉट एच जे ओमेगा का, वो क्या हो गया है, इन्फिनिटी हो गया है। ठीक है, अब आखिरी चीज़, हमारा आखिरी स्टेप, मार्जिनली स्टेबल
है या नहीं, ये पता लगाने के लिए ये कंडीशन हमें चेक करनी है। अब ये जो मैग्नीट्यूड आया था स्टेप नंबर 5 में, ओमेगा की वैल्यू ये पुटअप करने पर, तो वो हमें चेक करना है कि वो 1 से छोटा है या नहीं है। अगर वो 1 से छोटा होगा तभी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, अदरवाइज वो मार्जिनली स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे मैग्नीट्यूड में जब हमने ओमेगा की वैल्यू 0 को पुटअप किया, यानी कि ये वाली चीज़ आई हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है, क्या आई इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी क्या 1 से छोटा है? नहीं है, ये 1 से छोटा नहीं है, इसलिए हमारा सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करते हैं सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल है या फिर नहीं। जब हमारे पास तीनों लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, और आज ये वाला मार्जिनल स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो ये कंप्लीट हो चुका है। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, नाइक्विस्ट प्लॉट का पूरा सिस्टम कि कैसे बनाया जाता है और कैसे स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा हो या फिर आपको देखना हो तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे रिलेटेड वीडियोज़ के, तो वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप डाउनलोड भी कर पाएंगे PDF बहुत जल्दी, आज या फिर कल में मैं अपलोड कर दूँगी डायरेक्ट ड्राइव के लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उससे। इसी के साथ आप हमारा फेसबुक चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।